Good morning students and welcome to class 8 and we are already studying about the chapter number 5 of your geography and the chapter is industries. In our last class students we talked about the many things related to industries, major industrial region of the India, the main factors influencing the industrial region etc. तो बच्चों अभी तक की जो क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और इन 2 पार्ट के अंदर हमने इंडस्ट्रीज के मीनिंग के बारे में जाना, हमने उन फैक्टर्स के बारे में जाना जो किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलप होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग उससे आगे इस चैप्टर को ले जा रहे हैं और इसी चैप्टर में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में और इसी के अलावा मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, या ये कह सकते हैं कि वे कौन सी कंट्रीज है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रीज है ना, इसमें से कुछ मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो हम लोग आज डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चों, है ना, ये जो डेवलपमेंट है इसका बेस कौन है, इसके मेन कह सकते हैं कि इसके पीछे जो मदर इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, जिसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की भी और साथ में जानेंगे कुछ वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। तो इससे पहले हम लोग कुछ काफी पार्ट अपना चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं एक बार वापस आपको रिपीट करवा दूंगी कि इंडस्ट्रीज का मीनिंग हम लोगों ने समझा था, ठीक है। और इसी के साथ मैंने आपको ये बताया था कि इंडस्ट्रीज का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था बच्चों कि इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और अगर आपको याद हो और इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो जहां मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वे सारी एक्टिविटीज जो या वो सारी चीजें जब हमको डायरेक्टली नेचर से मिलती है ना, तो वो आती है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में ही आता है बच्चों। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आती है इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हम डायरेक्टली जो हमको नेचर से मिला है, जो चीजें हमको नेचर से मिल रही है उसको हम यूजेबल प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल से किसी फिनिश्ड गुड को बनाना इंडस्ट्री कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने बच्चों बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहां हमने बात की थी टेक्नोलॉजी की, जहां हमने इलेक्ट्रिसिटी या पावर की बात की, कैपिटल की बात की, लेबर की बात की, लैंड की बात की, रॉ मटेरियल्स की बात की थी। आज हमारा जो चैप्टर है उसके आगे हम लोग आज 2 टॉपिक अपने जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहला आएगा आपके इंडस्ट्रियल रीजन हम लोग बच्चे पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। तो वर्ल्ड के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रीज है, जो खास इंडस्ट्रीज है वो किन किन कंट्रीज के अंदर लोकेटेड है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, तो इन सिंपल सा कह सकते हैं एक ऐसी जगह, रीजन का मतलब होता है बच्चों एरिया, क्षेत्र, जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब है कि वर्ल्ड के वो रीजन, वो एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर अगर हम बात करें मेजर इंडस्ट्रीज की, वर्ल्ड की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज, तो उसमें 3 इंडस्ट्रीज आती है बच्चों। पहली आती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जिसे मदर इंडस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कपड़े की जो मिलें होती है, कपड़ा बनाने के जो कारखाने होते हैं वो, और थर्ड आ जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसको अपन आईटी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड के अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, ये 3 इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज का मेन सेंटर कहलाता है। तो ये हम लोग यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर हमको इंडस्ट्रीज का कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। कई सारी इंडस्ट्रीज जब एक ही रीजन में होती है तो वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है, ठीक है। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन की। तो पहली बात तो ये कि होता क्या इंडस्ट्रियल रीजन, तो देखिए बच्चों इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर शेयर
द बेनिफिट ऑफ द देयर क्लोजनेस। जब कई सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ज्यादा क्लोज में सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज जब एक ही जगह पर लोकेट होती है बच्चों, तो उस जगह को, उस रीजन को इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। और इस इंडस्ट्रियल रीजन में जब ये इंडस्ट्रीज एक दूसरे के क्लोज होती है तो ये एक दूसरे का बेनिफिट उठाती है, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंड रहती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की, तो जैसा अभी मैंने बताया आपको कि द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर नॉर्थ अमेरिका, एक तो है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आ जाएगा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, फिर आ जाएगा ईस्टर्न यूरोप और लास्ट आ जाएगा ईस्टर्न एशिया। तो ये वर्ल्ड के कुछ कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, कुछ कंट्रीज हैं बच्चों, जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन हमको देखने को मिलता है। मतलब ये वो जगह है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो हमको सेंट्रलाइज हुए हुए देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, तो बच्चों बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ खास रीजन की बात करेंगे। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन है सबसे पहले आता है मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे में लगभग आपको आयरन स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, आईटी इंडस्ट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं बेंगलोर एंड द तमिलनाडु रीजन। बेंगलोर आपको पता है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पूरी इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस जगह है वो है बेंगलोर। इसी के साथ में तमिलनाडु रीजन जो है बच्चों वो भी इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से फेमस है। इसी के साथ में कई सारी और जोन है बच्चों, जो हम लोग आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको खुद को पता चलता रहेगा। तो यहाँ अभी आपको ये जानना है कि इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है। तो वापस एक बार अगर हम रिपीट करें तो जब कई सारी इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर सेंट्रलाइज हो जाए, या आपको ये कह सकते हैं कि एक ही एरिया के अंदर जब कई सारी इंडस्ट्रीज होती है तो उस जगह को, उस रीजन को, उस एरिया को इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। और ये इंडस्ट्रीज अपनी जरूरतों को, अपने नीड को पूरा करने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज का बेनिफिट उठाती है, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होकर काम करती है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एक और टॉपिक है बच्चों आपका, वो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देख सकते हैं आप इंडस्ट्रियल डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर डिजास्टर को सिंपली ले सकते हैं एक्सीडेंट से, घटना हो जाना है ना, कुछ बुरा जो एक्सीडेंट होते हैं, कुछ बुरे जो इवेंट होते हैं वो डिजास्टर कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि आपको भी पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारी केमिकल चीजें यूज होती है ना। इसी के साथ में जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब सही तरीके से इन चीजों को हैंडल नहीं किया जाता है और इसी कारण जब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जिससे इंडस्ट्रीज में कई सारे लोग मारे जाते हैं, तो इसी को इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है। तो पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो होता क्या है। तो देखिए, इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल फेलियर। ठीक है, और इसी के साथ में जब गलत तरीके से कुछ चीजों को हैंडल किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल हैंडल करने में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उससे जो एक्सीडेंट होता है वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में जब कोई एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट जब किसी टेक्निकल फेलियर के कारण होता है जिससे कई सारे लोगों की जान चली जाए, तो इस तरह के एक्सीडेंट को इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर दो फेमस एग्जाम्पल हैं बच्चों जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहला जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था इंडिया के अंदर, और डेट थी बच्चों 3 दिसंबर 1984। तो बात है बच्चों 3 दिसंबर की 1984 की। उस समय अगर हम बात करें बच्चों तो जगह थी भोपाल। ठीक है, यहाँ भोपाल के अंदर एक इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री के अंदर कुछ पॉइजनस गैसेस थी जैसे मेथेन है, इस तरह की गैसेस जो थी वो पाइपलाइन से लीक हो गई, और पाइपलाइन से लीक होने के साथ में उस इंडस्ट्री के पास में कुछ यूरिया बनाने की या जो मैन्योर बनाने की, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाने की इंडस्ट्रीज भी चल रही थी। और इसी दरमियान जब वो गैस लीक हुई तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो उन लोगों का उस मेथेन नाम की गैस से दम घुटने लगा, और कई सारे लोग जो बचकर भाग गए वो तो बच गए, लेकिन काफी सारे लोग जो है इंजरीज हो गए और साथ में मारे गए, दम घुटने के कारण वो लोग मर गए। और
और इस तरह से ऐसा कहते हैं कि कम से कम अबाउट 3000 लोग जो थे 1980-94 तक ऑफिशियल जो काउंटिंग थी, ऑफिशियल जो डाटा है वो कहता है कि कम से कम 3000 से भी ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्रियल डिजास्टर में भोपाल के अंदर मारे गए। इसी के अलावा बात करेंगे हम लोग 23 दिसंबर 2005 एंड चाइना में 2005 के अंदर 23 दिसंबर को एक ऐसा ही इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ और इस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के अंदर 9000 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए और इसी के साथ में 243 लोग जो थे वो जान से मारे गए। इस एक्सीडेंट के बारे में ऐसा कहते हैं बच्चों कि एट अ टाइम जब इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ पॉइजनस गैसेस लीक हुई तो जो लोग जान बचाकर भाग सके वो भाग तो गए, लेकिन बाद में उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, आंखों में जलन होना और लंग्स का खराब होना। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग बाद में मरने लगे। तो इस तरह से ये आंकड़ा पूरा का पूरा 9000 तक पहुंच गया। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए और कई सारे लोग मारे जाते हैं तो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर दो इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात कर रहे हैं। एक तो हम लोग बात कर रहे हैं भोपाल के अंदर 1984 के अंदर ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ और दूसरा हुआ था चाइना के अंदर 2005 के अंदर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर बच्चों एक लापरवाही है और कुछ नहीं है। जब किसी भी चीज को हैंडल करने में टेक्निकली कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का भुगतान एक इंसान नहीं बल्कि सारे लोगों को मिलकर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ ये एक्सीडेंट रहा जिसके कारण हजारों लोग जो थे जहरीली गैस के कारण, दम घुटने के कारण मारे गए और जो लोग बच गए बाद में उन्हें कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और एंड में वो भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज का मतलब जैसा कि अभी मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 फेमस इंडस्ट्रीज है। एक है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, दूसरा आ जाएगा आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री और थर्ड नंबर पर आता है वो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ये तीनों ही इंडस्ट्रीज जो है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो दुनिया में जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये तीनों इंडस्ट्रीज हमको सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, इन इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए द मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हम 3 इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री की कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज्यादा है। फिर हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कि वर्ल्ड में वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े की मिलें, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखें हम लोग बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अगर आप बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो तो है जर्मनी के अंदर, इसके बाद आ जाएगा यूएसए, फिर आ जाएगा चाइना, फिर जापान और फिर रशिया। तो जर्मनी, यूएसए, रशिया, जापान और चाइना ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज्यादा हमको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। सेकंड नंबर हम बात करेंगे बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। टेक्सटाइल कपड़ा, क्लॉथ इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। बच्चों हम लोगों ने, आपको याद हो तो ब्रिटिश टाइम पीरियड जब पढ़ाया था हिस्ट्री के अंदर, तब भी हमने बात की थी कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फेमस थी। हमने उसमें बात की थी मसलिन की, हमने बात की थी बंधनी की, है ना, और इसी के साथ में हमने बात की थी कलकट की। ठीक है, तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डेवलप्ड है तो इंडिया के अंदर। इसके बाद आ जाएगा हांगकांग, फिर आ जाएगा साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है बच्चों जहाँ पर सबसे ज्यादा हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का मतलब आप लोग खुद भी समझते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं बच्चों की दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे हर चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती जा रही है। कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा
एडवांस्ड होती जा रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? तो एक तो हमको मिलती है सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया। सेंट्रल कैलिफोर्निया, यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है बच्चों सिलिकॉन वैली। ये सिलिकॉन वैली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब मानी जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। सेकंड आ जाएगा बेंगलोर इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको पता ही है बेंगलोर जो है टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिटी मानी गई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ हमने 3 इंडस्ट्रीज की बात की है बच्चों। पहले हमने बात की आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, फिर हमने बात की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। अब थोड़ा और आगे आते हैं और आज हम लोग जो है एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेजर इंडस्ट्रीज। उसके अंदर हम आज सबसे पहले जानेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ फीडर इंडस्ट्री। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमने जब हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था बच्चों अच्छे से याद करें, मैंने जमशेदजी टाटा के बारे में बताया था, मैंने आपको टिस्को नाम की एक आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया था जो इंडिया की पहली आयरन स्टील इंडस्ट्री थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये फीडर इंडस्ट्री कहलाती है। फीडर का मतलब क्या होता है बच्चों? वो इंडस्ट्री जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनरी होती है वो किसकी होगी? आयरन की या फिर स्टील की, है ना। और इसी के साथ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक तरह की फीडर इंडस्ट्री है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर जो सामान बनता है, जो स्टील आयरन बनता है उसका यूज बाकी सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह किया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या आ जाएगी बच्चों? इनपुट आउटपुट, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोसेस की। आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज जब बनती है तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब किसी सामान को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो तो आता है इनपुट में। प्रोसेस का मतलब होता है कि उन सारी चीजों को मिलाकर क्या चीज आगे प्रोसेस में बन रही है। और आउटपुट का मतलब होता है फाइनली जो प्रोडक्ट बनकर सामने आता है उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी 3 जो है वो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इनपुट। इनपुट का मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो देखिए बच्चों पहला होता है आयरन ओर, दूसरा होता है कोल, तीसरा होता है लाइमस्टोन, चौथा होता है लेबर और पांचवा होगा कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, लेबर और कैपिटल इन सारी चीजों को मिलाकर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जाता है। फिर आ जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब इन सारी चीजों को मिलाकर बाद में आगे क्या चीज बनती है उसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया होती है। तो बच्चों स्मेल्टिंग और रिफाइन आता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है बच्चों जब माइनिंग करके आयरन ओर को इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। तो आपको पता है कि माइनिंग मैंने बताया था आपको याद हो तो कि जब चट्टानों से या खानों से किसी चीज को माइन से निकाल कर लाया जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, पत्थर होते हैं, चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, दूसरे मिनरल्स होते हैं। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघला कर अलग कर देना, कचरे को, स्मेल्ट को निकाल देना। ठीक है ना, इस तरह से स्मेल्टिंग का मतलब हो गया कि बड़े बड़े फर्नेसेस के अंदर बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, उसमें कोल डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं और साथ में ये जो रॉ आयरन होता है, आयरन ओर होता है, उसको भी उस भट्टी में डाल दिया जाता है। इन फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर के कारण जो आयरन ओर होता है बच्चों वो स्मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है और पिघल कर अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। रिफाइंड का मतलब होता है जो पिघला हुआ आयरन है उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग कर देना। मान लीजिए पत्थर कंकड़ है, डस्ट है, दूसरे मिनरल्स है तो उनको भी अलग किया जाता है, इसे कहते हैं रिफाइंड करना। तो ये प्रोसेस हो गया। आउटपुट क्या होता है बच्चों? तो आउटपुट होता है स्टील। तो इस प्रोसेस के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो चीज बनती है वो होती है स्टील। और स्टील की सबसे बड़ी खासियत होती है बच्चों कि ये बहुत ही टफ होता है। टफ का मतलब आप समझ गए,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसे बहुत ही आसानी से बेंड किया जा सकता है, ठीक है, इसे शेप दी जा सकती है। आप लोग देखिए हमारे घर में जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है, वो भी स्टील के होते हैं, ठीक है। स्टील को रस्ट ना लगे, स्टील को जंग ना लगे, इसके लिए स्टील के अंदर कई सारे दूसरे अलॉयज या दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। जैसे देखिए अगर हम अलॉय की बात करें तो एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर को भी मिक्स कर स्टील बनाया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसे मदर इंडस्ट्री कहा गया है या फिर बैकबोन इंडस्ट्री कहा जाता है, तो स्टील इंडस्ट्रीज जो है बाकी सारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन मानी जाती है। बैकबोन क्या होता है? हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए बच्चों कि क्या बिना रीढ़ की हड्डी से के हम लोग बिना सपोर्ट के खड़े रह पाएंगे? क्या हम लोग मूवमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से स्टील इंडस्ट्रीज के बिना बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज भी काम नहीं कर सकती, इसीलिए स्टील इंडस्ट्रीज को बैकबोन इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और इसी के अलावा हम लोग बात करेंगे एक्सेट्रा। आज की तारीख में हम लोग अपने आसपास कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो स्टील से बनी हो, चाहे वो बड़ी सी ट्रेन हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे पिन हो और चाहे नीडल हो। तो बच्चों इस तरह से ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बैकबोन इंडस्ट्री कहलाती है, मदर इंडस्ट्री कहलाती है। इन दोनों ही इसी इंडस्ट्रीज के बेस पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज काम कर पाती है, क्योंकि जितनी भी मशीनरी होती है बच्चों वो आयरन से या स्टील से ही बनती है और इन्हीं मशीनरी का यूज बाकी सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और यही कारण है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बैकबोन या मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी इंडस्ट्रियल रीजन की, फिर हमने जाना इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में, तीसरा हमने बात किया मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ आज की आपकी क्लास होती है यहीं पर खत्म। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और कई सारी बातें जानेंगे।